रोहित शर्मा के शुरुआत के एक या दो टेस्ट मैचेस से बाहर होने के कारण भारत के कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। वैसे रोहित शर्मा अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने घर में सीरीज़ खेली उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं उनके ना रहने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि रोहित शर्मा के अलावा पिछले कुछ समय में किसी और ओपनर को उनके अलावा ट्राई किया नहीं गया है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की जगह खेलेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी कुछ एक सवाल हैं जो इस समय खड़े हो रहे हैं, जैसे कि जुरैल या सरफराज मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा। इसके अलावा जडेजा या सुंदर स्पिन ऑलराउंडर यहाँ पर कौन होगा। नीतीश या फिर हर्षित राणा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आप किसको बनाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा या फिर आकाशदीप तीसरा पेसर कौन होगा। ये कुछ सवालात हैं जो कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट के सामने खड़े हुए हैं, फैंस के मन में सवाल है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड की सीरीज़ भारत की गई है उसके बाद में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि फैंस को भी अब काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि यार जो कॉम्बिनेशन आप लेकर आगे बढ़ने वाले हो क्या वाकई में वो वहाँ पर सक्सेस हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया को बिना किसी अगर मगर के WTC का फाइनल खेलना है ना तो उसे कम से कम 4 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जीतने पड़ेंगे। मतलब 4-0 से उसको BGT जीतना पड़ेगी और ये एक बहुत ही हरक्यूलिन टास्क है, मैं जानता हूँ, बट दिस इज द सिचुएशन विच वी हैव इन आवर फ्रंट। तो भाई सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ओपनिंग को लेकर 3 दावेदार हैं जिनको लेकर इसमें बात चल रही है। रोहित अगर नहीं खेले तो यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत किसी और प्लेयर को करनी होगी, ये बात सबको पता है। इस पोजीशन के लिए फिलहाल 3 बैटर्स हैं जो कि अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पहला है राहुल, KL राहुल। पर KL राहुल अभी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं इंडिया ए की तरफ से, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि राहुल को ना खिलाना ही शायद बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक चांस मिल रहा है और उसमें फिर आप ऐसे कर दो तो जाहिर सी बात है भाई, समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है कि यार आखिर किस तरीके से ये बंदा हैंडल कर पाएगा, क्योंकि फिलहाल तो यही चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अगले नाम की बात करें तो भाई वो है ईश्वरन। तो जो 18 मेंबर का स्क्वाड है इसमें ईश्वरन को बतौर बैकअप ओपनर सेलेक्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दोनों फर्स्ट क्लास मैच में ओपनिंग भी करी, लेकिन वो एक भी 50 नहीं लगा सके, जबकि घरेलू क्रिकेट में वो रनों का मार लगा रहे थे। लेकिन फिर भी उनसे उम्मीद करी जा सकती है कि यार ये बंदा सही साथ खेल लेगा। आखिरी नाम है शुभमन गिल का, जो कि फिलहाल तीसरे नंबर पर खेल रहे हैं। टेस्ट करियर में गिल ने ओपनर बनकर ही शुरुआत करी थी। 2021 में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराने वाली टीम इंडिया का वो हिस्सा थे। यशस्वी की एंट्री के बाद उन्होंने नंबर 3 की पोजीशन संभाली और वहाँ पर भी अच्छे खासे रन बनाए। अगर राहुल और ईश्वरन नहीं खेल सके तो शुभमन भी ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि वो अगर ओपनिंग करने उतरते हैं तो बैटिंग ऑर्डर फिर बदलना पड़ेगा। तो शुभमन गिल के ओपन करने से प्रॉब्लम अगर एक सॉल्व होगी तो शायद 2 प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, ये बात है क्या। ईश्वरन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ईश्वरन अभी तक टोटल 101 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 7600 रन्स बना चुके हैं, 27 सेंचुरी हैं, 29 हाफ सेंचुरी है। तो मतलब बंदे में दम है, इस बात को आप समझिए। इसके बाद सवाल आता है मिडिल ऑर्डर को लेकर कि भाई जुरैल को खिलाएंगे आप या फिर सरफराज को। दरअसल शुभमन के 3 नंबर पर उतरने के बाद कोहली नंबर 4 पर आते हैं, फिर विकेट कीपर ऋषभ पंत जो है वो नंबर 5वें पर आते हैं। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि 6ठे नंबर की पोजीशन के ऊपर आप ध्रुव जुरैल को लेते हो अंदर या फिर सरफराज खान को लेते हो 7वें नंबर से, क्योंकि फिर हमारे ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप जडेजा और अश्विन को खिलाते हो तो फिर 7वें और 8वें नंबर पर वो आ जाते हैं और 3 हमारे पेस बॉलर आ जाते हैं। सरफराज की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सरफराज ने सारे मैच खेले, एक मैच में सेंचुरी भी लगाई, लेकिन आखिर के 2 टेस्ट में बंदा बुरी तरह फ्लॉप रहा। फिटनेस को लेकर सवाल थोड़े बहुत उठते ही रहते हैं। जुरैल की बात करें तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ ध्रुव ने एक भी मैच नहीं खेला, दिलीप ट्रॉफी में रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच की दोनों पारियों में बंदे ने 50 मारी। दोनों ही पारियों में टीम ने शुरुआत के 4 विकेट 40 रन के पहले ही गंवा दिए थे। इस फॉर्म के आधार पर सरफराज के ऊपर जुरैल को मौका मिलना मुझे ऐसा लगता है शायद नैतिकता के आधार पर सही रहेगा, बट मैं जानता हूं सरफराज के फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। स्पिन ऑलराउंडर की बात करें तो भाई वाशिंगटन सुंदर को आप खिलाओगे, रविंद्र जडेजा को आप खिलाओगे, ये भी बड़ा सवाल है। भारत ने पर्थ में आखिरी बार टेस्ट मैच 2018 में खेला था, तब टीम एक भी स्पिनर के साथ नहीं उतरी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के इकलौते स्पिनर नाथन लयन ने 8 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। हालांकि तब हनुमा विहारी ने ऑफ स्पिनर की भूमिका निभाई थी। इस बार भारत के टॉप 6 बैटर्स में एक भी पार्ट टाइम स्पिनर नहीं है, इसलिए टीम को एक स्पिनर तो खिलाना ही पड़ेगा। इस पोजीशन के लिए जडेजा, सुंदर और अश्विन में बहुत तगड़ी दावेदारी है। जडेजा की बात करें तो टीम इंडिया के सामने जब भी फॉरेन में एक स्पिन ऑलराउंडर खिलाने का सवाल आता है
तो टीम जडेजा के साथ ही जाती है, उसका एक्सपीरियंस भी इसी को लेकर बना हुआ है। बैटिंग और फील्डिंग उन्हें बाकी 2 ऑलराउंडर से बेहतर बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 8 में 5 राइट हैंडर्स भी हैं, इसलिए जड्डू को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि राइट हैंडर को क्या होता है, बॉल टप्पा खा के फिर बाहर निकलेगी, वो एक हेल्प मिलती है। सुंदर की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आखिरी 2 टेस्ट मैचों में सुंदर ने कुल 16 विकेट लिए हैं। वो दोनों तरह के बैटर्स के खिलाफ खतरनाक साबित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2021 के गावा टेस्ट में 4 विकेट लिए थे, जबकि वो 2 पारियों में 84 रन भी बनाए थे। टीम अगर रिस्क लेना चाहे तो सुंदर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकती है। सुंदर अप दी ऑर्डर आकर भी खेल सकते हैं, मतलब एज अ नाइट वॉचमैन भी आप उसको खिला सकते हो। अश्विन की बात करें तो स्क्वाड के तीसरे स्पिनर रवि अश्विन है। बैटिंग को देखते हुए उनको जडेजा और सुंदर के पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना मुश्किल रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में बॉलिंग भी कुछ खास नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट मैचों में 39 विकेट लिए हैं, लेकिन उनको मौका मिलना काफ़ी मुश्किल है। फॉरेन में हमने अमूमन देखा है कि अश्विन को मौका ना नहीं मिलता है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो 2021 में शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया का हिस्सा थे। उन्होंने गाबा में 50 लगाकर भारत को एक मजबूत कंडीशन में पहुंचाया था। इस बार वो स्क्वाड में नहीं है। शार्दुल की जगह पर नीतीश रेड्डी और हर्षद राणा को टीम में शामिल किया गया है। इसलिए इन्हीं 2 में से किसी एक प्लेयर को नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग के लिए शामिल किया जाएगा। एक आखिरी चीज़ जो आती है वो ये है कि प्रसिद्ध और आकाशदीप में से आप किसको खिलाओगे। आकाशदीप ने हालांकि काफ़ी इंप्रेस किया है अपनी बॉलिंग से, लेकिन बुमराह टीम को लीड पेसर अगर बनते हैं तो मोहम्मद सिराज तो उनके साथ खेलेंगे ही, तो तीसरे पेसर के ऊपर सवाल इस समय खड़ा हो रहा है। प्रसिद्ध की बात करें तो इंडिया ए से खेलते हुए प्रसिद्ध ने दोनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को अपनी पेस से परेशान किया। 4 पारियों में बंदे ने 10 विकेट लिए। इतना ही नहीं, उनके बैट से 43 रन भी निकले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले साल उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें तब 2 ही विकेट मिले थे। ऑस्ट्रेलिया की उछाल लेती पिचों पर वो भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। आकाशदीप की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में आकाशदीप ने नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग किया था। घरेलू कंडीशन में विकेट लेना जानते हैं तो आप उनके साथ भी एक रिस्क ले सकते हैं। ये इस समय सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है टीम इंडिया के साथ में। तो आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।